या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने कल पांडुलिपियों में मिलने वाले कुछ चिन्हों के विषय में चर्चा की, जैसे कि हंसपाद, काकपाद, या फिर जो है आदि मंगल चिन्ह, या फिर योजक चिन्ह, और कुछ जो है वो अक्षर लेखन, अक्षर यदि लिखते समय कुछ गलत लिख गया है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उसके लिए हड़ताल का प्रयोग करना, अथवा किसी अक्षर को डिलीट करने के लिए या किसी अक्षर के ऊपर लगी हुई मात्रा को डिलीट करने के लिए जो चिन्ह कुछ प्रयोग हुए हैं हस्तप्रतों में, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ और भी कुछ चिन्हों के विषय में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके संबंध में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई उत्तम जी। प्रश्न? जी हाँ, एक पूछना जहाँ था मुझे कि जी बहुत सारी लिपियां हैं, हस्तलिखित प्रतिलिपि, जी। उसमें मूल हस्तलिखित लिपि कौन सी है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? अच्छा, वो बहुत सारी पांडुलिपि। हस्त प्रतिलिपियां हैं। जी हाँ, उसमें हाँ। मूल हस्त प्रतिलिपि कौन सी है? देखिए, ऐसा है, ये आपका मुझे जो दो तरह से प्रश्न समझ में आ रहा है आपका, कि एक तो आप जानना चाहते हैं कि किसी भंडार में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों में से हमें कैसे पता चले कि ये किस ग्रंथ की पांडुलिपि है, ऐसा जानना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे समझ किस लिपि, लीजिए किस लिपि में है? उत्तराधीन सूत्र है, उत्तराधीन हम्म, सूत्र, दस्युकालिक सूत्र की कोई लिपि प्रत है, वो समझ कोई। लो 6-7 मेरे पास है, जी। एक सरी की है सभी, ठीक है ना? तो मैं कौन हम्म। सी हस्त प्रति आके मूल है, ये कैसे मैं अच्छा। जानूंगी, आइडेंटिफाई कैसे हाँ करूंगी? हाँ। जी जी, यानी कि समय, वो प्राचीन उनमें प्रत कौन सी है? कोई आपके पास जैसे जो आपको 10 मिली या 5 मिली उत्तराखंड की कुछ कॉपियां हैं आपके पास, तो उनमें से कौन कॉपी जो है, कौन सी प्रत सबसे प्राचीन है, ये आप जानने के लिए आपको एक तो ये है कि रचना प्रसर उसकी, वो प्रत की जो प्रतिलेखन पुष्पिका है, पोस्ट कोलोफोन, जो लास्ट में होगा, आप वहां से जो है देख ले कि यदि लिपिकार ने वह समय का उल्लेख किया है, या कुछ गुरु परम शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है, अथवा लिपिक ने अपना नाम का उल्लेख किया है, तो आपको वहां से जो है पता चल जाएगा कि, और इसमें जो प्रति सबसे पहले लिखी गई हो वो पहले की है। मूल को जानने में तो हमें हो सकता है हमारे पास जो 10 प्रतियां हैं वो किसी कॉपी की कॉपी हो, मूल कॉपी ना हो। तो मूलादर्श को तो जानने के लिए कि यही मूल है, उसको या तो लिपिकार ने वहां कोई उल्लेख किया हो तब पता चल सकता है, या फिर जो सबसे, हमारे पास जितनी प्रतियां मिली उनमें सबसे जो प्राचीन है वो हमारे लिए मूल आदर्श है, और उससे और प्राचीन यदि कोई मिलेगी तो वो प्रति उसके लिए मूल आदर्श बन जाएगी। नहीं, जैसे प्राचीनतम कौन सी प्रति है, ये जो हम्म हमें नॉलेज होगा, इसके हम्म। लिए उस ग्रंथ के लास्ट में कुछ ग्रंथकार के द्वारा लिखा होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा। और कोई जी है क्या, हैंडराइटिंग या हाँ। प्रिंटिंग या जी उससे? जी जी जी। दूसरे साधन ऐसे हैं
कि आप लिपि के आधार पर पता कर सकते हैं। यदि आपके पास दो तीन पांडुलिपियां तो नागरी लिपि में है, एक शारदा में है, एक ग्रंथ में है, तो अवश्य ही शारदा और ग्रंथ की पांडुलिपियां नागरी से पहले की होंगी। अगर अलग अलग लिपियों में है तो वहां से पता चल सकता है, या फिर एक ही लिपि में सभी पांडुलिपियां हैं और किसी भी पांडुलिपि में वो पोस्ट कोलोफोन प्रतिलेखन पुस्तिका नहीं दी गई है, तब आपको लिपि के आधार पर, यानी कि लिपि के जो अक्षर लिखन की जो मरोड़ है उसके आधार पर पता करना है, संयुक्त अक्षरों के आधार पर पता करना है। दूसरा, अग्र मात्रा पृष्ठ मात्राओं के आधार पर पता करना है कि यदि किसी में, देखिए अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा वो पड़ी मात्रा का जो प्रयोग लगभग 16वीं शताब्दी तक रहा है। उससे पहले की जो है 9वीं 10वीं से लेकर के 15वीं 16वीं तक की पांडुलिपियों में पड़ी मात्रा होगी, यानी कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा अक्षर के आगे में लग रही होंगी। तो उन पड़ी मात्राओं के आधार पे भी आप जो है, एक प्रत तो ऐसी है जिसमें ए की मात्रा आई की मात्रा अक्षर के ऊपर सर पे लग रही है, दूसरी प्रत ऐसी है कि उसमें पड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो अवश्य ही वो पड़ी मात्रा का प्रयोग वाली प्रत इससे पहले की है, जिसमें अक्षर के ऊपर पे मात्राओं का प्रयोग हुआ है उससे पहले की है। दूसरा, दो तीन अक्षर हैं ओल्ड नागरी के, जैसे ई है, ता है, और जो है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, शायद मेरा बोर्ड देखता हूँ कितना दिखेगा आप लोगों को। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? जी सर, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जो प्राचीनतम स्वरूप टीका है अस्पताल का, जो ऐसा, यदि ऐसा ई का प्रयोग होगा और ऐसा तो प्रयोग, या फिर एस ऐसा प्रयोग होगा, और शब्द में जो है जो आपका वो है, तो ये ई, ये तो, और ध में ये हो गया, और अक्षर में अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा लगाई, ऐसा के लिखने के लिए ये क और आगे ए की मात्रा के ऐसा लिखा हो, तो आपको जो है, ये अगर ऐसी मात्राएं प्रयोग हो रही है तो ये 10वीं से लेकर के आपको 16वीं शताब्दी तक की प्रत है। ठीक है, अब आपको 10वीं से 16वीं में की ये 11वीं या 12वीं की प्रत है, शताब्दी की प्रत है, ऐसा भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम जो है 200 पांडुलिपियों को आप एक बार देखना पड़ेगा, अलग अलग संवत की भंडार में बैठ करके उस पांडुलिपि को यदि पढ़ेंगे देख कर बैठ करके, तो आइडिया आ जाएगा कि किस संवत में किस तरह के अक्षरों का मरोड़ प्रयोग हो रहा था। मैंने लगभग 1 लाख पांडुलिपियां जैसी लगभग मैंने पढ़ी है, देखी है, तो उसके आधार पर थोड़ा सा मुझे आइडिया आया है कि मैं 50-40 वर्ष का अंतराल हो सकता है, नहीं तो बाकी मैं समय आपको खाली प्रत को देख करके बता दूंगा कि ये किस समय की है, तो वो प्रतों को देखने से आएंगे। ये वाला ई हमको 9वीं से 13वीं शताब्दी तक मिले, और ये तो जो है 15वीं से 14वीं शताब्दी तक मिले, उसके बाद फिर तो ऐसे, तो और उसके अलावा जो आपका संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर यदि ज्यादातर संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखे हुए, डबल क ऐसे लिख रहा है, या फिर एक क दूसरा क,
संयुक्त अक्षर अगर ऊपर से नीचे लिखे हुए हैं सारे, तो भी वो प्राचीन है, क्योंकि बाद में फिर संयुक्त अक्षर को लेफ्ट टू राइट ऐसा लिखने की परंपरा आ गई। ओके, संयुक्त अक्षरों के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पांडुलिपि किस मटेरियल पर लिखी हुई है? ताड़पत्र पे लिखी हुई है अथवा हैंडमेड पेपर पे? यदि पेपर पे लिखी है तो पेपर जो है, पेपर में 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद की पांडुलिपियां मिलती हैं, तो आप डायरेक्टली जो है 14वीं शताब्दी के बाद से उसका अनुमान लगाएंगे। यदि ताड़पत्र पे लिखी है तो ताड़पत्र पे जो है आराम से आपको 7वीं 8वीं शताब्दी से पांडुलिपियां लिखी हुई मिल रही हैं। अब ताड़पत्र पे भी वो ग्रंथ लिपि में लिखी है अथवा नागरी लिपि में लिखी है हुई है, तो नागरी लिपि में से पहले ग्रंथ लिपि की पांडुलिपियां ताड़पत्र पे लिखी गई, वो क्योंकि अक्षर खोद के लिखे जाते थे, और नागरी की पांडुलिपियां उससे कलम से लिखी हुई है, तो वो जो है 13वीं के यानी कि 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद की हुई। और या फिर भुर्ज पत्र पर लिखी हुई है, तो भुर्ज पत्र पे लिखी है तो शारदा में लिखी है अथवा नागरी में लिखी है। शारदा में लिखी है तो नागरी से पहले की है। उसके अलावा आपका जो कागज, यदि हैंडमेड पेपर पे भी लिखी हुई है तो वो पेपर जो है पेपर की का आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। वो पेपर यदि ज्यादा पुराना है तो बहुत ज्यादा सूख गया होगा, हाथ में उठाते टूट रहा होगा, साइडें किनारियां उसकी टूटी हुई होंगी, और वो जो है अधिक अगर, और इम्पोर्टेंसी का भी पता चल जाता है कि ये ग्रंथ कितना इम्पोर्टेंट है, इसे कितने लोगों ने पढ़ा होगा। उसके लेफ्ट और राइट साइड के जो मार्जिन है, उस मार्जिन हाशिए में, क्योंकि हस्तप्रत को ऐसे पकड़ेंगे तो ये अंगूठा और उंगली का वहां पे जो है ये आ गया होगा, फिंगरप्रिंट आ गया होगा, अर्थात वो जगह थोड़ी घिस गई होगी। उससे भी हमें पता चल जाता है कि ग्रंथ कितना यूज हुआ है, कितना पुराना हो सकता है। तो ऐसे कुछ जो है आइडियाज के आधार पर आप कुछ समय निर्धारण जो है कर सकते हैं कि ये किस समय का होगा, यदि उस ठीक है प्रत में समय नहीं लिखा है तो। ठीक है जी सर। जी, आपकी शंका का समाधान हुआ? और कोई प्रश्न? हाँ सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी, धन्यवाद। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ हम पांडुलिपियां देखते हैं। उनमें हमने जो कल जो चिन्ह देखे थे, इन चिन्हों का हम अभ्यास देख जो है देख करके पता करेंगे। देखिए, ये एक पांडुलिपि दिखाई दे रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी सर। दिखाई दे रही है जी सर। सर? जी जी सर, दिखाई दे। हम्म। देखिए, मैंने एक पांडुलिपि शेयर की है। ये, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं जब भी हमारे हाथ में कोई हस्तप्रत आए, तो हमें एक विहंगम दृष्टि से देखना है। चारों ओर नजर डालने पर देखिए हमें एक तो ये पता चला कि यहाँ ऊपर साइड में कुछ लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में ऊपर में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इसको ये देखिए, इसमें 4 मार्जिन है। ये लेफ्ट मार्जिन, ये वाला राइट मार्जिन, ये वाला अपर मार्जिन, और ये नीचे वाला लोअर मार्जिन। ठीक है, तो इन मार्जिन क्षेत्र में वो जो है कोई अक्षर अगर छूट जाएगा या कोई लाइन छूटेगी तो उसे लिखेंगे।
और इस जगह को हम बोलते हैं हुंडी। मैंने कल शायद हुंडी हुंडी के विषय में आपको बताया था कि प्रतों में एक हुंडी होती है। जी सर बताया था। तो ये हुंडी है। हुंडी का मतलब है कि वहां संक्षेप में प्रत का ग्रंथ का नाम लिखा होगा। तो यहाँ मृगा, देखिए मौ है थोड़ा कट गया, मृगा व और 0 और 34 नंबर, यहां भी 34 नंबर है। ओके, तो ये 34 तो पेज नंबर हो गया। पेज नंबर हमेशा कागज की पांडुलिपियों में यहाँ राइट साइड में होता है, और ये जहां पेज नंबर होता है वो बी पार्ट होता है। ए पार्ट में पेज नंबर नहीं लिखते, अर्थात इसका ये प्रत के पीछे का हिस्सा है, इसके आगे का हिस्सा और होगा। तो 34 नंबर ये पेज हो गया। इसको फोलियो कहते हैं, फोलियो। फोलियो मतलब दो दो एक पेज में लेफ्ट और राइट दोनों हिस्से मिलाकर के एक फोलियो गिना जाता है। तो हमको पेज नंबर मिल गया। यहाँ मृगा और व और 0 0 करके, अर्थात ग्रंथ का शॉर्ट में नाम लिख दिया मृगा व। आगे फिर आपको जो है ये ग्रंथ को पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रंथ का नाम क्या होगा। वैसे आप बता सकते हैं कि ये ग्रंथ का नाम क्या है? क्या हो सकता है इस ग्रंथ का नाम? मृगावती वंदना। जी, तो मृगावती वंदना। तो वंदना के लिए सिर्फ वो लिख करके इन्होंने 0 कर दिया। अब देखिए इन्होंने ये ग्रंथ में यहाँ ये काला काला है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये पेपर जो है चिपक गए थे, और चिपकने के कारण एक पेपर की स्याही दूसरे पेपर पे आ गई है। कहीं कहीं उन अक्षरों को छुड़ाते, पेपरों को छुड़ाते समय अक्षर भी थोड़े कहीं कहीं उखड़ गए हैं, अर्थात। और स्याही बड़ी जो है बहुत गहरी है, अर्थात इसमें गम की मात्रा, गोंद की मात्रा अधिक है। तो गोंद की मात्रा अधिक होने के कारण जो है पेपर चिपके हैं, और ये किनारियां जो हैं टूटी हुई हैं। यहां देखिए, देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इतना हिस्सा। और ग्रंथ बड़ा पॉपुलर है, बहुत लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा डार्क है, क्योंकि दोनों साइड से ऐसे पकड़ेंगे तो ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिंगरप्रिंट जैसा आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। इससे पता चलता है कि बहुत लोगों ने ग्रंथ को पढ़ा है। चलिए आगे इसमें से जानकारियां निकालते हैं हम लोग। इसमें लाल गेरू से जो है कुछ फुल स्टॉप किए हुए हैं, और ये प्राचीन नागरी लिपि में लिखा हुआ है समय सुंदर। यहाँ अब देख रहे हैं हमें इसमें नाम वाम क्या कुछ उल्लेख हुए हैं क्या? तो यहाँ एक समय सुंदर मनमा दिखाई दे रहा है आपको। तो समय सुंदर मनमानी 6। तो एक तो हमें समय सुंदर जी का नाम मिला। फिर है श्री खरतर गच कमल दीणिदा। श्री खरतर गच, अर्थात खरतर गच का उल्लेख हुआ है। कमल दीणिदा, खरतर गच के कमल स्वरूप। युग प्रधान जिन बंदावे। तो श्री समय सुंदर मनमानी मानी वे, और श्री खरतर गच्छ, गच्छ ये गच्छ है चौर चौर, कमल दीणिदा
युग प्रधान, अब देखिए प्रधान, युग प्रधान जिन वंदावे। अब देखिए ये प्रत जो है ना, यहाँ 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले की नहीं है। कैसे अंदाज लगा? अंदाज हमने ऐसे लगाया कि एक तो इसमें अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरा इसमें देखिए धौ के ऊपर शिरोरेखा लगा दी, जबकि प्राचीनतम स्वरूप में धौ में शिरोरेखा नहीं होती है। अर्थात 16वीं शताब्दी के बाद की ये प्रत हुई। यहाँ 16वीं शताब्दी के बाद लोग धौ में थोड़ी शिरोरेखा लगाने लगे। लेकिन 16वीं से 17वीं के बीच की है ये, 18वीं में भी नहीं जाएगी, 18वीं शताब्दी से पहले की है, क्योंकि इन्होंने धौ में दोनों परंपराओं का प्रयोग किया। धौ में आगे मात्रा लगाने के लिए नीचे से यहाँ से जोड़ा है ये, और ऊपर शिरोरेखा भी लगाया। बस ये जो शिरोरेखा लगाया है यहीं से हमें थोड़ा पकड़ में आ रहा है कि ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की है। नहीं तो इससे पहले की होती तो धौ ऐसा होता। शायद आपको थोड़ा स्पीड दिखाई दे रहा है मेरा, ये भी दिखाई वो धौ एस एस एस। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों किया, ऐसा लिखा है। ओके, यहाँ की मात्रा लगाई, इसको ऐसे एच की तरह ऐसे जोड़ा और यहाँ से जोड़ दिया, दोनों काम कर। तो ये इसको 16वीं से पहले की लिखी है और ये 16वीं के बाद में लिखी है। चलिए और अभी स्पष्ट होगा। तो युग प्रधान जिन वंदावे, जी आपने लिखे हुए वो दोनों ध ही थे वो। जी जी, दोनों ध हैं जी। तो युग प्रधान जिन वंदावे मृगावती प्रथम शिष्य श्री पूज्य केरा सकल वंद गुरु मेरा दे तसु। अब आप देखिए इसमें समय सुंदर गणेश जी का नाम उल्लेख हुआ है, तो उनके समय की काल की हो सकती है, तो हमें समय सुंदर गणी का अगर समय मिल जाएगा तो उसके आधार पर भी हम इस प्रत का जो है थोड़ा समय पता कर सकते हैं। तसु प्रसाद प्रसाद थया ग्रंथ पूरन प्रगट्या, ये ट्या है, ट में य लगाया, ब्राह्मी का यहाँ य प्रयोग हुआ है। सुजस परु सुजस परुरावे सोलई सई, यहाँ देखिए समय मिल गया, सोलई सई अस अनसठ्या वर्षे। क्या समय हुआ इसका? 16वीं शती। 16 अनसठ्या 59, 1659, 1659, 1659। तो मेरा भी आइडिया जो है वही था कि भाई 16 से 20 से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के बीच की है, 16 से पहले की भी नहीं है, 17वीं के बाद की भी नहीं है। तो वो धा से पकड़ में आ गया। तो 16 सही 59 वर्षे, 1659 वर्ष हुई चौपई घणो हरखे हरखे 6 होना चाहिए, और हरखे बे या हरखे 6 होना चाहिए। अब देखिए इसकी भाषा का भी पता होना चाहिए हमको, किस भाषा में है ये।
मृगावती चरित्र, अब यहां मिल गया आपको मृगावती चरित्र कहाँ, त्रिहुखंडे। तो ग्रंथ का नाम क्या हो गया, मृगावती चरित्र। ग्रंथ का नाम भी मिल गया, समय भी मिल गया। त्रिहुखंडे घने आनंद आनंद घने आनंद घमंडे मोहन बेली व ओपई सुनता नई वली गुण गाता गुणाता छे समय सुंदर दई संग आशीसारी विद्धि आशीषा रिद्धि, ये रिद्धि वृद्धि सुजगी साच। अर्थात मुझे लगता है समय सुंदर ही इसके ग्रंथ के कर्ता हैं। मृगावती चरित्र के कर्ता कौन है, समय सुंदर जी। तो यहाँ देखिए ग्रंथ कर्ता भी मिल गया। सर्वगाथा 211, इसमें टोटल कितनी गाथाएं हैं, 211। 200। ये ग्रंथ का परिमाण मिल गया, 211 गाथा का ये ग्रंथ है। इति श्री मृगावती चरित्रे मूलत्राणाचार्यरीह अडसाय कर्मचंद्र समभ्यर्थनया कृते चंड प्रद्योतन नव प्रकारा पणा। सर कर्म में कर्म और डबल पर भी है और डबल म भी है। एक मिनट, हाँ एक कौन सा था, कर्म ना, हाँ ये देखिए कर्म, जी जी। तो कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो है जब रेफ होता है तो रेफ के कारण अक्षर द्वित्व होता है। ठीक है, संस्कृत की प्रतियों में रेफ के जिस अक्षर पर रेफ होगा वो अक्षर डबल लिखा होगा। अब अभी लिप्यंतर करते समय आप इस डबल माँ की जगह सिंगल माँ का प्रयोग कर सकते हैं। और प्राकृत में क्या होता है कि वो रेफ का लोप होकर के अक्षर वही द्वित्व हो जाता है, वहां कर्म की जगह कम हो जाएगा, पाली में भी कम हो जाएगा, धर्म की जगह धम्म हो जाएगा। तो वो रेफ के कारण ही अक्षर डबल तो हुआ लेकिन रेफ हट गया। तो कर्म चंद्र समभ्यर्थनया कृते चंद्र प्रद्योतन भव प्रकारापणा श्री वीरागमन मृगावती दीक्षा उदयन श्रावक व्रत ग्रहण मृगावती वंदना के केवलोत्पत्ति उत्पन्नी निर्वाण वर्णनो नाम मृगावती खंड। तो ये जो खंड मृगावती खंड का जो है वर्णन, वो जो खंड का नाम है, अध्याय का नाम संपूर्ण। और इसकी गाथा जो है ना वो है, इसकी जो भाषा है वो मारू गुर्जर भाषा है, देशी भाषा है। जो ऐसी मारू गुर्जर में क्या है कि गुजराती और मारवाड़ी राजस्थानी जो है भाषा का जो है वो मेल है। तो इसमें मारू गुर्जर में संस्कृत के भी शब्द मिलेंगे आपको, प्राकृत भाषा के भी शब्द मिलेंगे, और देशी शब्द जो है मारवाड़ी और गुजराती शब्द भी प्रयोग हुए मिलेंगे। मारू गुर्जर भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। तो क्या है मारगुर्जा? मारू गुर्जर भाषा, मारवाड़ी और गुजराती का मिक्स है ये। ठीक है, तो हमें भाषा भी पता चल गया, समय भी पता चल गया। वर्णो नाम मृगावती खंड संपूर्ण
ढाल 11, टोटल 11 ढाल का यह ग्रंथ है। प्रथम खंडे ढाल 13, और उन्होंने बताया कि प्रथम खंड में 13 ढाल हैं। गाथा 286 हैं। द्वितीय खंडे पी ढाल 13 ढाल 266 गाथा। तृतीय खंडे ढाल 12 गाथा 211। सर्व ढाल 38, सर्व ढाल 38, टोटल 38 ढाल का ग्रंथ है। सर्व गाथा 744, 744 गाथाएं हैं। तो ग्रंथाक्रम हो गया इसका 1100। ओके, 1100 ग्रंथाग्र है। तो उसको 1100 ग्रंथाग्र का जो पैसा होता होगा वो पैसा उसको लिपिकार को मिल जाए। ठीक है। जी सर। और शुभम भवतु, अब देख शुभम भवतु के बाद ये जो 6 जैसा है ना, ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह है। ये जैन नागरिक का 6 है, लेकिन 2 स्टैंडिंग लाइन के बीच में लगा होगा तो इसको अंतिम मंगल सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, कल्याणमस्तु श्रीरस्तु। तो यहां से आपको प्रत का ये अंतिम पेज है। यहाँ से आपको ग्रंथ की बहुत सारी जानकारी, ग्रंथ के कर्ता का भी पता चल गया, समय का भी आपको पता चल गया, और ग्रंथ का नाम क्या है, और कुछ विद्वानों के जो नाम प्रयोग हुए हैं वो भी आपको मिल गए। तो इस प्रकार से आप जो है कैटलॉग बनाना है कोई ग्रंथ का या संपादन करना है तो आपको जानकारियां जो है यहाँ कोलोफोन पोस्ट कोलोफोन से मिल जाएंगी। उसी प्रकार से आप देखिए ये एक प्रत है। अब प्रत में देखिए ये जो क्षेत्र है उसमें आगे वाली प्रत में था कि नहीं मध्य फुलिका, हाँ यहाँ भी है। ये देखिए इसको मध्य फुलिका बोलते हैं। बीच में जो जगह छोड़ी है ये क्या है, मध्य फुलिका। बीच में फूल जैसा, लेकिन कुछ बनाया नहीं, खाली जगह छोड़ दिया है। ये मध्य फुलिका दरअसल ताड़पत्र की जो पांडुलिपियां होती थी उसमें बीच में छेद करके रस्सी पुरो के उनको बाइंडिंग का काम होता था। उसी परंपरा को फॉलो करने के लिए कागज की पांडुलिपियों में ये छेद ना करके ऐसे खाली जगह छोड़ने की परंपरा आई। अगर छेद करेंगे तो क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट यहीं से पड़ जाएगी। ठीक है। फिर देखिए ये दूसरी प्रथा, इसमें उन्होंने मध्य फुलिका में ये गेरू से गोल टीपा बिंदिया जैसा बना दिया। तो इसको मध्य फुलिका में बना हुआ चंद्रक कहेंगे। चंद्रक, चांद के जैसा दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ ये जो मार्जिन हाशिया में भी उन्होंने वही चंद्रक बनाया। अब यहाँ देखिए एक हमें इसमें यहाँ पर जो है एक क्रॉस का निशान लगा, ये वी आकार जैसा जो है निशान लगा करके कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 24 जिन आण जिन ऐसा। तो ये जो चिन्ह है ये वी आकार जैसा, इसको मोर पगलू या ये हंसपाद काकपद ऐसा नाम दिया जाता है। तो जिस लाइन के सामने ये चिन्ह लगा हुआ है उसी लाइन में अंदर जाना है, कहीं पे ये चिन्ह फिर से लगा हुआ मिलेगा जहां इस पाठ को जोड़ना है। ये देखिए इस जगह पे मिला आपको, यही चिन्ह दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ये वी आकार जैसा ना, अर्थात यहाँ पे अब आपको इस पाठ को, वो पाठ जो है यहाँ जुड़ेगा। यही चिन्ह यहाँ था, यही चिन्ह यहाँ लगाया है। तो ओके। सोत सवचने वचने साचू भाखई, भाखई के बाद यहाँ पे इस ये पूरे पाठ को यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है। सर एक बार थोड़ा सा ना वो प्रति को बड़ा कीजिए ना, अभी जैसा किए थे आप। जी 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 मैं थोड़ा सा करता बड़ा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हूँ जी। हाँ बस सर, बस। ओके सर। और अभी 1 मिनट,
अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको ये पाठ, ये लेफ्ट राइट साइड में लिखा हुआ पाठ भी आ जाएगा। ओके। जी सर। ओके सर। जी। तो उसके बाद हमारे पास एक दूसरी प्रत आई। अब इस प्रत में हमको एक तो कुछ पाठ ऐड किया हुआ मिल गया। दूसरा देखिए इन्होंने जैसे इस पाठ, इस अक्षर को ना यहाँ सुधारा है। ये यहाँ कुछ गलत लिख गया तो थोड़ा सा उसने वो आ, लगा करके जो है इसको सुधारा है। कल जो हमने बताया था सफेदा, सफेदा मतलब उसका नाम था वो हड़ताल। हरताल। तो यहाँ हड़ताल लगा करके ये अक्षर को थोड़ा सुधार दिया है। और तो अब यहाँ हमें देखना है कि ग्रंथ का नाम क्या हो सकता है। अब देखिए इस प्रत में हमको एक विशेषता दिख रही है कि मुनिवर नाम के ता, यहाँ देखिए क में एक ही मात्रा लगाई है। आगे में दिखाई दे रहा है आपको अग्र मात्रा, क के आगे में जो एक डंडा जैसा लगाया आ की मात्रा जैसा, ये जी है सर। केता। अब ये 16वीं शताब्दी के आसपास जाकर के ही ये डंडा जो है सीधा होने लगा, बल्कि उससे पहले ये जो है थोड़ा नीचे की ओर मुड़ा होगा। 16वीं शताब्दी से पहले की प्रत होगी तो क में एक ही मात्रा ऐसे होगी। ये क, ये मेरा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है आपको? और एक ही मात्रा होगी ऐसे। अभी तो ये ऐसे, लेकिन 16वीं शताब्दी से पहले की मात्रा ऐसे राइट साइड नीचे मुड़ी हुई कॉपी होगी। ये पोर्शन इसमें नहीं है, अर्थात ये प्रत भी 16वीं शताब्दी से पहले की नहीं है। लेकिन जो प्रत हमने इससे पहले पढ़ी थी उससे पहले की हो सकती है, 1659 से पहले की हो सकती है। नाम केता कहूं भाकी राख्यू आगम जेणी। ये देखिए जेणी सुज सुजान देव दे देवट देवट देवड्ढी गणी, देवड्ढी गणी। तो लगता है शायद देवर्धि गणी का नाम उल्लेख है शायद। देवर्धि गणी करु करुण्यो वखाण ग्रह अवियोग। यहाँ भी एक ही मात्रा आगे लगाइए। योग तत् योग तत्पू तत्पू तत्पूतवरंगी प्रगद्यु धर्म धर्म ये प्रवच संगी साचा मुनि आश्रवीन वित्ती पै तीम तीम संग संयत पूजा दीपई ओस वंश कुल दीपक कही। अब यहाँ ओस वंश का नाम उल्लेख मिला, ओसवाल वंश। तो ओस वंश अर्थात ओसवाल वंश के कुल दीपक कोई हैं जिनका ऋषि श्री
यह रूप श्रीय रूप जी गुण, तो ऋषि ऋषि श्री रूप जी, ऋषि श्री रूप जी हैं, गुण निधि लही प्रवचन, जो ये जो है, जो में ओ की मात्रा आगे ए पीछे आ, जोई यह धर्म 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 प्रकाशु समकित शीली संग एवाशु तास पटी जीव राज मुनि सहूत, अर्थात इसमें गुरु परंपरा आ रही है। जीवराज मुनि का उल्लेख आया, उनके पट पर, उनके पाठ पर जो है जीवराज मुनि हुए। तस शीस गाऊ निस दिस मुनि श्री चंद मुनि लाल जी कही, गुण गाता बहु फल लहई, सोलस वचने साचू भाखई। तो सोलस आया, सोलस वचने साचू भाखई। सोलस, सोलस माने 16 है, 16 वचन अब यहाँ का कुछ उल्लेख है, सच्चा कहा गया। और यहाँ पे इन्होंने ये जो है जो काकपाद हंसपाद लगाया, अर्थात यहाँ अब इस पाठ को जोड़ना है। साचू भाखई निर्मल श्रुत, अब निर्मल श्रुत से पहले 24 जिन आणी जई, ये पाठ यहां जुड़ जाएगा। फिर निर्मल शुद्ध श्रावणी सुखकार, तेरसी गुरु गाऊ गुणा सार, यहां पे भी सा, इसके ऊपर भी कुछ लिखा है साई। फिर है कलश। अब जो कलश है ना, कलश में आपको पता चलेगा और वो जो है कौन लैया है, क्या है। ये कलश का मतलब भी ये प्रशस्ति को एक कलश भी कहते हैं। तो आपको कलश मिल गया, अर्थात अब यहां से आगे इस कलश में पूरी जानकारियां प्रत की मिलेंगी। तो मुनि रूप सुंदर देव कुंवर जी, एक तो रूप सुंदर मुनि है देव कुंवर जी। वुते वु तेज सुभाष ए, जगी जगी में जगी मेघ जीवन जन आनंदन, जग में जगी में जगी मेघ जीवन जन आनंदन, तेजिस सिर विदास हाँ तेजी शशि रविदास ए, तेजी शशि या शशि रविदास, रविदास भी कोई नाम है। ए इम सुगुणा दाखिय नाम भाखिय हरिक सु मुनि गाई, नर अमर वर शिव सुख संपत्ति वेगी परिपाई इति आचार्य ऋषि श्री श्री कुंवर जी कृता श्री साधु वंदना समाप्ता। अब यहाँ ग्रंथ का नाम हमको पता चल गया कि श्री साधु वंदना ग्रंथ का नाम है और करता है आचार्य ऋषि कुंवर जी। इति आचार्य हैं ऋषि कुंवर जी, आचार्य हैं। आचार्य भगवंत ऋषि कुंवर जी ने जो है ये साधु वंदना की रचना की है। ये ग्रंथ समाप्त हुआ। चिरं तिष्ठतु साहा, अब यहां चिरम तिष्ठतु साहा यानी कि साह चिरंजीवी रहे, इसका क्या मतलब है?
आशीर्वचन है क्या? हाँ, आशीर्वाद तो दिया चिरम तिष्ठतु, लेकिन जो साह है, साह का मतलब यहाँ ये जो है बादशाह जी। हाँ, साह का मतलब क्या बता रहे हैं आप? शाखा हो सकता है ना सर? हम्म, शाखा शाखा। नहीं शाखा नहीं। ब्रांचेस। ये ना, ये देखिए उस समय लिखा जा रहा है, वही 16वीं शताब्दी का है, 15वीं के अंत का है। और उस समय जो है शाह, वो शासन था ना, बादशाह, बादशाह के लिए शाह आए हैं, अकबर बादशाह के समय का है शायद जो है, वो उसके लिए शाह शब्द प्रयोग आया है ना। चिरं तिष्ठतु शाह, ऐसा लिखने से क्या है कि ग्रंथ बच जाएगा। नहीं तो क्या हो रहा था उस समय, ग्रंथ भंडारों में आग लगाई जा रही थी। वो जो है मुस्लिम शासकों का ये था, शासन था। बहुत सारे हमारे पाटन के भी बहुत सारे भंडार नष्ट हो गए। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी का बड़ा भंडार था, जो रातों रात जो है वहाँ उस पर आक्रमण होने वाला था, तो रात में वो प्रत्यय शिफ्ट की गई। आधा भंडार मिला है, आधा अभी तक नहीं मिला। संभावना है, कुछ लोग बताते हैं शायद जैसलमेर के भंडार में भी उसी में से कुछ प्रतें गई हैं, कुछ गुजरात के छाणी में मिली हैं, लेकिन पूरा भंडार नहीं मिला, और बड़ी महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट थी वो। तो ये शाह जो है, नहीं चाहते हुए भी शाह का नाम उल्लेख किया गया है। वो क्योंकि बादशाह का राजा है, बादशाह राजा है, वो उस राजा के जो है का संरक्षण मिलता रहे, इसलिए अगर कोई बात आएगी तो यहाँ दिखाया जा सकता है ग्रंथ के, देखिए महाराज आपके लिए तो, आपके चिरायु के लिए यहाँ प्रार्थना की गई है, कम से कम इन ग्रंथों को आप रक्षा कीजिए। इसलिए यहाँ चिरंग तिष्ठतु साह, वो साह राजा जो है चिरंजीव हो। फिर छ छ, ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह, अर्थात यहाँ समाप्त हुआ ग्रंथाग्रम 375, 375। फिर छ आया अंतिम मंगल, ऋषि शिवसी लिखितम। अब इसके लेखक कौन है? लिखितम ऋषि शिवसी। ओके, तो ऋषि शिवसी ने लिखा है, और कर्ता कौन है ग्रंथ के? मुनि रूप सुंदर देव कुंवर जी। बुते जग में जीवन आधार रविदास ए दाकी नाम बाके हरि सिंह ने अमर श्री अमर वर देव सुख संपत्ति में पाई इति आचार्य ऋषि कुमार जी कृता। तो जो है कर्ता कौन है? ऋषि कुमार जी कृता है ना। हाँ साधु सर। तो साधु वंदना ग्रंथ के कर्ता हुए आचार्य ऋषि कुंवर जी, ये कृता है ना। इति श्री आचार्य ऋषि कुंवर जी कृता, कृता श्री साधु वंदना, अर्थात साधु वंदना के कर्ता हो गए आचार्य ऋषि कुंवर जी। और इस साधु वंदना वंदना के लेखक, इस प्रत के लेखक कौन हुए? ऋषि शिवसी लिखितम, ऋषि शिवसी। शिवसी ने लिखा है, शिवसी ने लिखा है, यानी कि लिप्यंतर किया है, प्रत तैयार की है। और किस लिए? उद्देश्य क्या था? पठनार्थम, पढ़ने के लिए। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु, श्रीरस्तु। और फिर ये देखिए, ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह बना दिया। तथा साध वंदना निढाल, पाने वाला सो, पाने वाला सो जी के। ये किसी ने बाद में लिखा है, पाने वाला सो जी के, यानी कि इसको शायद वो जो है छपाने वाला, लिखवाने वाला हो सकता है, जिसने पैसा दिया लिखने के लिए। तथा साध वंदना निढाल 15 ते मध्य साध साध्वी, साध साध्वी 5 3 सर्व जानीवा।
535 या कुछ ऐसा है। तो इस प्रकार से ग्रंथ की जो अंतिम की जो ये होती है, जो कलश है, जो आपकी प्रशस्ति है, रचना प्रशस्ति या प्रतिलेखन प्रशस्तियां, वहां से आपको ग्रंथ की सूचनाएं मिलती हैं। और ये जो है किनारियां टूटी हुई हैं, इस जगह से आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो अंगूठा के फिंगरप्रिंट हैं, है ना। ये ज्यादा जगह काली काली पड़ गई है। ओके, तो इस प्रकार से आप ग्रंथ का समय निर्धारण कर सकते हैं, ग्रंथ किसने लिखा है, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी कोई प्रश्न है आप लोगों का और इसके संबंध में? सर अंतिम जो आप कह रहे हैं मंगल सूचक ऐसे निशान या कोई कोई वहां पे किया जाता है, वो मतलब मंगल सूचक ही वो ऐसे निश्चित है कि कईयों को ऐसे हो सकता है कि अंतिम में कुछ अच्छा दिखाई दे इसलिए कुछ चिन्ह किया हो कि मंगल सूचक ना ना, ये अंतिम मंगल, ये जो है ना समाप्ति सूचक चिन्ह है। यानी उस चिन्ह से ये पता चल जाता है कि भाई ये ग्रंथ यहाँ समाप्त हुआ। और 3 मंगल की हमारे यहाँ परंपरा है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल। इसलिए उसको अब देखिए, यहाँ देखिए श्री, श्री लिखा दिख रहा है, तो ये भी जो है अंतिम मंगल ही है। ओके। कई बार ऐसा भी होता है गाथाएं जहाँ खत्म हो रही हैं, कोई ग्रंथ में ग्रंथ चल रहा है लेकिन गाथा नंबर नहीं लिखे हैं, तो भी वो 2 स्टैंडिंग लाइन करके और ये 6 जैसा जो है उसको लगा देगा। ऐसा ये 6 है, ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन करेगा, फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन, और बीच में ये धारा का 6 लिखेगा। अतः समाप्ति सूचक चिन्ह, ये इतनी गाथा यहाँ पूरी हुई। ठीक है सर। कमलनी लिपि कृता, अब यहाँ देखिए जो है इसमें भी इन्होंने उल्लेख किया है संसोहियम। अच्छा, संसोहियम देखिए, संशोधन, यहाँ संशोधन का भी प्रत्यय लिखने के बाद संशोधित भी की जाती थी। अब यहाँ देख रहे हैं आप इस जगह पे, ये शायद वो पन्ना चिपक गया था, उसको छुड़ाने में किसी ने ज्यादा जोर लगाया तो वो स्याही उखड़ गई, और ये संशोधित प्रत है। अब देखिए, जब संशोधित प्रत मिलेगी आपको तो समझ लीजिएगा कि ये शायद जो है मूल भी हो सकती है। सबसे पहले की प्रत में शायद कहीं कुछ जो है कमी रही होगी, तो उसी को आचार्य ने सुधार दिया। और तो यहाँ इन्होंने लिखा है सूर्य ही जंग रयण से हर नाम एहिंग अपाच्छमेव रय्यं नरखिन्न विखम। ये र और क एक ही सिरोरेखा में लिखे हो तो क ख पढ़ते हैं। संसोहियम, संशोधितम, पयरणम सुयणेहि लोए। अब ये इससे पता चल गया कि इसकी भाषा क्या है। देखिए यहाँ सब्बम पी सब्बनुमई का चित्ता सूरिहिंग जंग रयण सेह नाम एहिम। इसकी भाषा क्या है ग्रंथ की? प्राकृत लग रही है। प्राकृत है। सुय सुय देवी पसाएण, सुय सुय देवी। अब देवी में देखिए एक ही मात्रा को इन्होंने अच्छे से यहाँ राइट साइड में जोड़ा, घुमा, मोड़ा है। ठीक है। पसाए तो प्राकृत भाषा की का ये ग्रंथ है। अपच्छमेवै रयं नरकित्तव विखम संसोहियम, अर्थात संशोधितम, पयरणम सुयणेहि लोए पावे ऊतं कुशल रंगमयम
प्रसिद्धं इति मध्य क्षेत्र समास प्रकरणम। ग्रंथ का नाम क्या हुआ? मध्य क्षेत्र समास प्रकरण। ग्रंथ का नाम मिल गया आपको। श्री जिन चंद्र सूरीश्वराणाम शिष्येन, और प के बाद ये जीरो है, अर्थात पंडित दया कमल मुनिना लिपिकृतम। इसके लेखक लिपिकार कौन है? पंडित दया कमल मुनि। किनके शिष्य हैं? जिन चंद्र सूरीश्वर जी के शिष्य हैं पंडित दया कमल मुनि जी। उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है। शुभम भवतु। अब देखिए अंतिम मंगल आ गया। लिखता हूं शुभम भवतु श्री। शुभम भवतु का मतलब शुभम भवतु लेखक पाठकयो, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। जो लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, उनका कल्याण हो, मंगल हो। और ये जो है आपका चंद्रक हो गया। आप देख सकते हैं चांद जैसा बीच में चमक रहा है। तो ये प्राकृत भाषा की प्रति आ गई। अर्थात प्रति के अंत के पेज को पढ़ने से आपको वहां पे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। ग्रंथ का समय वगैरह वहां से मिल जाएगा। अब देखिए कई बार लाल स्याही से भी जो है वो कलश और हुंडी लिखने की परंपरा मिलती है। अगर लाल स्याही से लिखी हो तो आप आराम से सीधा वहीं चले जाइए, आपको ग्रंथ का पूरा पता चल जाएगा। देखिए यहाँ उन्होंने लिखा कि इति श्री शील विषये कठियारा कानड़ चौष्पदी संपूर्ण। तो ग्रंथ का नाम हो गया कठियारा कानड़ चतुष्पदी। शील के विषय में है। श्री संवत 1855 का है। मिति कार्तिक। कौन सा महीना? कार्तिक मास। बदी। बदी मतलब कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष है। और 2 नंबर, 2 अर्थात तिथौ द्वितीया। तो कृष्ण कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, 2 नंबर तिथौ, द्वितीया तिथौ। और शुक्रवासरे। कौन सा वार? शुक्रवार। अब देखिए शुक्रवार से पहले इन्होंने ये एक अक्षर लिखा था, वो लिखा ना, ये वो दिखाई दे रहा है, हाँ सर। लेकिन इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं है, अर्थात ये अक्षर डिलीट है। तिथौ शुक्रवासरे, यही से पाठ बन गया आपका। और वो लिखना क्या चाह रहा था? तिथौ वासरे शुक्रे, ऐसा लिखना चाह रहा होगा या तो, या फिर शुक्र को छूट उसको दिखाई नहीं दिया, खाली वासरे लिखने के लिए उसने पहले वो बना दिया। फिर लहिया का तुरंत ध्यान आया कि अरे नहीं, मुझे पहले शुक्र लिखना है, तो उस पर शिरोरेखा नहीं लगाया। तो वहीं से ये जो है आपका पाठ पता चल गया। हाँ तो नमस्ते। काई काई का ड्रम। अच्छा, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मूंगफली, हाँ हाँ ठीक है। वो उनको सर को दे देना। सर रमानाथ पांडे सर आए हैं ना गुजरात से, और दीनानाथ दीनानाथ शर्मा जी आए हुए हैं, उन लोगों के यहाँ देना है, गेस्ट हाउस में। ठीक है, अभी हमारे डिपार्टमेंट में रखो, मैं आता हूँ। ओके। हाँ तो सर जी, उसमें से लेखन परंपराएं आदि जो है ना, वो सर आप हमें कराएंगे क्योंकि वो एग्जाम के लिए आएगा। अच्छा लेखन परंपरा कराना ना। हाँ, जी बस, तो मैं इसको यहाँ लेखन प्रक्रिया आदि जो है सर। यहाँ इसको पूरा करके फिर आगे जाते हैं हम लोग। तो तिथौ शुक्रवासरे, शुक्रवार हो गया, और वो डिलीट है क्योंकि उस पर शिरोरेखा नहीं लगाई। श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभम भवतु भूयात् लिखावतु ज्ञानी वाचनार्थम। ज्ञानियों के वाचन के लिए लिखाया गया। ओके, तो ऐसी बहुत सारी प्रतें हैं। अब देखिए कुछ प्रतें जो हैं, प्रतों के जो प्रकार है ना, द्विपाठी त्रिपाठी जो प्रतें होती हैं,
तो द्विपाठी प्रत, ये प्रत जो है त्रिपाठी है, इसमें 3 पाठ हैं। ये मूल पाठ है और ऊपर में जो है इसकी टीका है, नीचे में भी टीका है, तो ये त्रिपाठी हुई। ओके। और सूक्ष्म अक्षरी भी है प्रत के प्रकार। इसके अक्षर देखिए सूक्ष्म है, ये ऊपर में छोटे अक्षर हैं क्योंकि ये टीका है, और मूल के अक्षर थोड़े मोटे हैं। ये भक्तामर स्तोत्र है। कहीं कहीं जो है हुंडी को जो है सजा करके लिखने की भी परंपरा है। चित्र थोड़ा देखिए, ये देखिए यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र जो हुंडी है उसको थोड़ा सजा दिया गेरू से, तो ये परंपरा भी मिलती है। अंक लेखन स्थान को भी सजा करके लिखने की परंपरा है, देखिए यहाँ सजा दी। उसके अलावा देखिए यहाँ बीच में इन्होंने कुछ चित्र तो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी जगह खाली छोड़ दी, तो ये मध्य फुलिका में। और यहाँ हुंडी में उन्होंने लिख दिया सूय गणांग सूत्रम। ग्रंथ का नाम है सूय गणांग सूत्र, प्राकृत है सूत्र कृतांग सूत्र। ऐसे ही यहाँ भी उन्होंने बीच में जो है ये मध्य फुलिका है, खाली जगह छोड़ा है। और ये है नवतत्व, नवतत्व बा, नवतत्व से संबंधित कोई ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए एक जो है अलग अलग तरह के लैयाओं की अलग अलग तरह की जो है ये होंगी अपनी लिखने की जो मरोड़ अलग अलग होंगे। अब ये प्रत देखिए, ये मूल है, बीच में ऊपर टीका, नीचे टीका, लेफ्ट में टीका और राइट में टीका। प्रश्न व्याकरण अंग शायद हो सकता है प्रश्न व्याकरण का है। तो ये कितने पाठी हुई? 1 2 3 4 5, ये पंच पाठी प्रत है। क्योंकि इसमें 5 पाठ हैं इसलिए इसको पंच पाठी प्रत कहेंगे। ठीक है, तो द्विपाठी, त्रिपाठी, पंचपाठी प्रतें भी मिलती हैं। तो आपको पूछ सकता है कि पंचपाठी प्रत में कितने पाठ होते हैं? तो 5 पाठ। स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ सर। और इसको जो है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले ये मूल को, बीच वाले पाठ को पढ़िए, फिर इसको पढ़ेंगे लेफ्ट मार्जिन को, फिर ऊपर वाले को पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे वाले को, और फिर ये लास्ट वाले को पढ़ेंगे। और देखिए ये संशोधित प्रत है, कल्प सूत्र की ये मैन्युस्क्रिप्ट है। कुछ पाठ ज्यादा लिख गया तो उसको स्याही से मिटा दिए। तो ये जो है इन्होंने स्याही, उसके ऊपर काली स्याही फेर दी। कुछ जो है देखिए बीच बीच में जो है लाल स्याही से जो है, गेरू से जो है इसके कलश को लिखा गया है, और टीका भी लिखी गई है। त्रिपाठी प्रत है, ये भी सूक्ष्माक्षरी है। और देखिए कई बार ऐसा भी होता है, बीच का जो ये जगह है मध्य फुलिका, इसमें बीच बीच का एक एक अक्षर को भी वो लिख देता है। तो आपको पढ़ते समय जो है ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इस अक्षर को भी कुणी सवी परत्र च ऐसे पढ़ना है। और सुगम वृत्तौ षष्टाध्याय, 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 और तिथौ सोमवारे, यहाँ आपको ये फिर पूरा पढ़ना है। तो यहाँ इन्होंने संवत, संवति वस्वेन, हाँ। अब देखिए कई बार ग्रंथों में आपको ना संख्या में नाम मिल करके शब्दों में जो है वो ग्रंथ का समय लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ इन्होंने लिखा संवति, संवत
वस्वेंद्र अश्वैक। तो अर्थात वसु संवत वस्वेंद्र, वसु इंद्र, वस्वेंद्र, वसु इंद्र अश्व, संवती वस्वेंद्र इंद्रस्व, वसु इंद्र अश्व, वस्वेंद्रस्वेक अश्वेक एक, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया द्वितीया द्वितीयाभ्याम तिथौ सोमवासरे लिखते यम प्रति धर्मवर्धनेन, धर्मवर्धन इसको लिखा है। सर्वेशम सुख सुखदा भवतु, सभी का कल्याण हो, इयम प्रति इसके कल्याण सब, ये प्रति सबको सुख देने वाली हो, स्व पठनार्थम कल्याणम भवतु, लेखक पाठक है। तो यहाँ इन्होंने जो समय लिखा संवत वसु इंद्र अश्व, तो वसु कितने, वसु के लिए 8 संख्या है, वसु 8, तो संवती वसु वस्वेंद्र इंद्र, इंद्र अश्व, इंद्र अश्व कितने हैं, इंद्र के घोड़े 7, वस्वेंद्र अश्वैक और 1 फाल्गुन, संवती वसु 11, वसु जो है वसु कितने होते हैं, 8 होते हैं और 16 भी होते हैं क्या, तो यहाँ चलो हम अष्ट वसु मान के चलते हैं। तो वसु 8 हो गए हैं, वसु इंद्र 1 और इंद्र के अश्व घोड़े 7 मान लेते हैं और 1, अर्थात 8 1 7 1 ऐसी संख्या आई। और अंका नाम वाम तो गति करके उसको बाएं से घुमा देंगे तो इसका समय हो जाएगा 1 7, अर्थात 1717 1718, तो ये 1718 की प्रत है। ओके, फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया। जी सर। तो मैं और भी कुछ जो है ऐसे जो है शब्द आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि जिनमें जो संख्यावाचक शब्द होते हैं। सर बुक में दिए हैं संख्यावाची शब्द, आगे आएगा वो भी। अच्छा, तो प्रतों में जो है संवत, रचना संवत और लेखन संवत लिखने के लिए ऐसे इस प्रकार के संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इन प्रतों में बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के मतलब का जितना है मैं उतना ही बता करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए इसमें कुछ कुछ चित्र जैसा भी बना है, यहाँ पर कुछ जो है डायग्राम है। तो ये देखिए सिन, ये 100 अनुस्वार करके 0 कर दिया, यही ग्रंथ का नाम है शॉर्ट, तो यहाँ से पकड़ आ जाएगा सिंदूर प्रकरण, तो ये सिन, तो ग्रंथ का नाम सिंदूर प्रकरण है। जी क्या बोल रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो सर, वो गलती ओके से अनम्यूट हुआ। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूं और
आप लोगों को कुछ जो कल हमारे जो चिन्ह चल रहे थे उन चिन्हों के बारे में बता देता हूँ और भी। तो कल जो लेखन के कुछ साधनों की हमने चर्चा की थी, देखिए ये काम भी है। और जो फुंदड़ी आप बोल रहे थे ना, ये जो फुंदड़ी है, ये गोल चक्का जैसा लकड़ी से बनाई हुई है, काम्बियां है ये, प्रत के ऊपर नीचे रखी जाएंगी पुट्ठी। और ये फुंदड़ियों से मैं रस्सी डाल करके उसको जो है ग्रंथ को बांध करके रखा जाता था। और ये कलम है, ये वाली कलम है, इस प्रकार से ये कलम। और ये कुछ चित्र वगैरह बनाने के लिए, और जैसे देखिए ऐसे ये रस पुनड़ी में रस्सी प्रो करके इसको ग्रंथ को बांध करके रखा गया, ऊपर नीचे पट्टी लगा करके। ये मध्य फुलिकाएं आप लोगों को बता ही दी, ग्रंथ के बीच में मिलने वाली। और ऐसी भी मध्य फुलिकाएं आपको मिलेंगी, सूक्ष्माक्षरी प्रत है ये। कहीं कहीं पे जो है देखिए यहाँ कुछ ऐसे स्पेस छोड़ करके जो है ये स्वस्तिक बनाया। ये फुंदड़ी है, लगा करके इसको सुरक्षित रखा गया है। ये चित्रित ताड़पत्र हैं। ये जो है ग्रंथ के जो ऊपर नीचे लगाने वाले, ये भी जो है पुट्ठे हैं। और ये जो है चमड़े का बना हुआ है। ये कागल का रंगीन जो है कपड़ा लगा करके उस ग्रंथ को के ऊपर रखने का पुट्ठा है। और ये जो है कक्का पाठी पाटी है, लकड़ी पर अक्षर लिखे लिखे हुए। अब ये देखिए ये आदि मंगल चिन्ह है, प्रारंभ में आदि मंगल चिन्ह बनाया। फिर ओम, ये जैन परंपरा, ओम नमः सिद्धम। फिर आ ई उ री री ए अंग अह अंग अह का खा ग घ ग च छ ज झ। तो ये लकड़ी की जो है पट्टी है, उस पर सारे अक्षर संयुक्त अक्षर सब लिखे हुए हैं। ये कुछ प्रत हैं, ताड़पत्र, बीच में ये मध्य फुलिकाएं बनी हुई हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं। कई बार प्रत देखिए वो अक्षर इस प्रकार से लिखते हैं कि बीच में कुछ बन जाता है, जैसे कि ये श्रावी, श्रावी इतना भी ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, कुछ लिखा नहीं है, खाली अक्षर बीच में जगह ऐसे छोड़ दी है कि एक जो है शब्द बन गया। ये क्या शब्द आपको दिखाई दे रहा है? पठन। पठन, ठीक है पठन। जी। इसी प्रकार से यहाँ भी अक्षर छोड़ करके कुछ वृक्ष जैसा बनाया है। ये बड़ी जो है कई मध्य फुलिका वाली पांडुलिपि है, बहुत सारे पाठ इसमें लिखे हुए हैं। और ये सब पुट्ठे हो गए। और ये कुछ चित्रित पांडुलिपियां हैं, चित्र हैं और पाठ भी है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। मैं एक चीज आप लोगों को और दिखाना चाह रहा था। अम, देखिए इस प्रत में कल भी हम इसको देखे थे, चित्रित पांडुलिपि है, बीच बीच में चित्र बने हुए हैं। और जो है यह ग्रंथ का नाम भी हमको मिल गया, ओह निजुक्ति संवत्ता, अर्थात ओग निरुक्ति ग्रंथ है।
प्राकृत भाषा का है, प्राचीन नागरी में लिखा हुआ है और ताड़पत्र पर लिखा हुआ है, चित्रित है। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे अंतिम मंगल सूचक चिन्ह बना है 6 जैसा, और ये पूर्ण कलश ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये उल्टा 3, सीधा 3 और एक ये ठ जैसा, और इसके नीचे ये थोड़ा पंख जैसा। ये 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, बीच में ये जो है ये पूर्ण कलश है। ठीक है, ग्रंथ समाप्ति सूचक चिन्ह। और यहाँ लिखा भी फिर उन्होंने, ओह निजुक्ति सम्मत्ता, ओग निरुक्ति समाप्त हुई, सम्मत्ता। अब ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। आजकल जो हम डैश लगाते हैं ना, सम्मत्ता, जैसे सम और ता इधर है, तो इस ता को म के साथ जोड़ने के लिए ये डैश लगाया, ऐसा ऐसा चिन्ह होता है ये। ओके सर। ऐसा ऐसा ओके। आजकल जो ये डैश लगती है, एक 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 पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में एक स्लीपिंग लाइन लगाते हैं। पहले ये हमारा योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको योजक चिन्ह मिल गया। और भी सम्मत्ता शुभम भवतु। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक ये है सायर, यहाँ भी एक स्टैंडिंग लाइन करके डैश जैसा लगाया, नीचे इस जगह पे भी लगाया है। और फिर आपको वही अंतिम मंगल सूचक चिन्ह ये मिला, शुभम भवतु। और ये ग्रंथ है यति दिनचर्या, विरचिता यति दिनचर्या समाप्ता। ओके। और तो चित्रित पांडुलिपि हो गई। और मैं आपको दिखाता हूं एक, मेरा ये दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी सर। तो हम लोगों ने अभी तक जो चिन्ह देखे थे हस्तप्रतों में प्रयुक्त चिन्ह, ये जो है पहला वाला चिन्ह प्रत के प्रारंभ में मिलेगा। इसको प्रथम मंगल सूचक चिन्ह या भले मेंडू कहते हैं, जो 10वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में मिलेगा। ओके। ये डैश जैसा जो है शब्द पंक्ति योजक चिन्ह है जो अभी देखा हमने। और ऐसा कई बार ऐसा डब्ल्यू जैसा भी मिलता है इस तरह का, या ऐसा क्यू जैसा। तो ये पंक्ति पूर्णता सूचक चिन्ह है, जहां पे वो ताड़पत्र में जहां उनका लेखन खत्म हुआ, उसके बाद यदि कोई लाइन आधी लाइन खाली रह गई, उसमें बाद में कोई कुछ जोड़ ना दे, इसलिए उसमें उस लाइन को ऐसा धाधा धाधा ऐसा बना करके उसको भर देते थे। तो ये पंक्ति पूर्णता सूचक चिन्ह है। पाठ जब खत्म होने के बाद भी ऐसा, अगर आधी लाइन बची है तो उसमें ऐसा अक्षर बना करके उसको भर देंगे, जिससे बाद में कोई ऐसे। इसी प्रकार से ये भी है रिक्त स्थान सूचक चिन्ह भी बोलते हैं इसको। या तो अंग्रेजी का ऐसा एस बना देगा, या ऐसा ध जैसा अंग्रेजी के डी जैसा, या अर्धचंद्र जैसा, या ऐसा 6 नंबर जैसा, ऐसा लिख करके वो उस पंक्ति को पूरा कर देते हैं। विशेष रूप से ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में ये चिन्ह मिलते हैं। और ये 6 जैसा जो है श्लोक गाथा अथवा अध्याय की पूर्णता सूचक चिन्ह है। और ये क्रॉस जैसा, ये हंसपाद काकपाद मोर पगला, या फिर ऐसा ये अक्षर अथवा पंक्ति योजक चिन्ह इसको कहेंगे। और इस प्रकार का अगर ऐसी लाइन, ऐसी 2 बराबर की लाइनें खींची हो, तो ये टिप्पण सूचक है। किसी
जो है कोई कठिन शब्द है तो उसकी टिप्पणी, उसका जो है सरल देसी भाषा में या दूसरी भाषा में उसका सरल अर्थ लिखने के लिए उस अक्षर के आगे ऐसी 2 लाइन खींच दे जाते हैं, खींची हुई मिलती है, टिप्पण सूचक। ये मध्य फुल्लिकाएं हो गई, आप लोग मध्य फुल्लिका देख लिए। ये छिद्रक हो गया, अर्थात बीच में छेद है। और ये ऐसा अगर चिन्ह मिले तो ये अवग्रह सूचक चिन्ह है, आपकी इस किताब में भी ये चिन्ह दिया हुआ है। तो ऐसा उल्टा 3 जैसा अवग्रह सूचक चिन्ह। और किसी अक्षर के सर पे यदि ऐसी 2 स्टैंडिंग लाइन हो तो गलत वर्ण अथवा मात्रा को डिलीट करने हेतु इनका प्रयोग हुआ, अथवा गलत शब्द अथवा किसी वाक्य को डिलीट करना है तो ऐसा उसके जो जितनी लाइन, एक लाइन को अगर डिलीट करना है तो उसके शुरू में ये ऐसा बनाएंगे, अंत में ऐसा बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो में जितनी पंक्ति होगी उस पंक्ति को आप डिलीट समझ लेंगे। और ये ग्रंथ पूर्णता सूचक चिन्ह अथवा अंतिम मंगल सूचक चिन्ह ऐसा पंख जैसा भी बना हुआ मिल सकता है, ऐसा गोल चक्र जैसा भी बना हुआ मिल सकता है, ऐसा पूर्ण कलश जैसा भी, ऐसा भी, और ड़ जैसा भी, जो गुजराती में ड़ होता है ना, ड़ जड़, ये ड़ अथवा छ, ये भी जो है अंतिम सूचक, अंतिम मंगल सूचक चिन्ह है। ओके, और उसमें क्या है, और तो ये जो है आपकी इस पुस्तक में भी है संयुक्ताक्षर, ये हो गए, ये समानता समान अक्षर हो गए, ये कुछ प्रति हो गई, और कुछ ये जो है ना यहाँ वो संख्या सूचक कुछ अक्षर हैं। एक के लिए ओम, स्व, इकाई के लिए 1 2 से 5 6 7 8 9 तक के लिए इन अक्षरों का प्रयोग हुआ है। और दशक में 10 के लिए जैसे लौ बनाया उसके ऊपर रेफ लगा दिया लो, तो 10 हो गया। ये 9 के लिए संख्या 90 के लिए ये प्रयोग हुआ है। और ये शतक है 100, 100 लिखना है तो 100 में वो की मात्रा ऊपर रेफ हो गया 100 नंबर। 500 लिखने के लिए आधा 100 तो उसके आगे एक की मात्रा, पीछे में एक ओ की मात्रा, 500 हो गया। 700 100 तो और विसर्ग लगा दिया, 700 नंबर हो गया। तो हस्तप्रतों में प्रयुक्त चिन्ह कुछ जो है यहाँ, जैसे 33 लिखना है, 33 लिखने के लिए ला के नीचे 3 लिख दिया 33। 100 लिखना है सु और नीचे 2 जीरो लिख देगा। 102 लिखना है तो सु से 100 जीरो 2, 102 हो गया। 131 लिखना है तो सु ला और 1 लिख दिया, 131 हो गया। 150 लिखना है तो आधा 100 उ की मात्रा और ये एक ऐसा कुंडल जैसा और नीचे रिकार जैसा, 150 हो गया। 200 लिखना है तो 100 में उ की मात्रा, जीरो 2 के नीचे उ की मात्रा जैसा, ये 209 हो गया। तो इस प्रकार से भी अक्षर लेखन जो है मिलता है। ओके, तो बहुत सारे चिन्ह हैं और भी हम आगे चल के कुछ प्रत वगैरह भी हम देखेंगे, तो वहां से भी उन चिन्हों का हम अभ्यास करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न है अभी तक हमने जो चर्चा की उसके संबंध में? नो सर, समझ में आ गया। नहीं सर, ठीक है, समझ में आया। तो आज इतना रखते हैं, कल फिर हम लोग जुड़ेंगे और आगे का जो पाठ है उसको कल हम चर्चा करेंगे। ठीक ओके, है धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू सभी को, खूब खूब धन्यवाद। जी, कृतज्ञ उसमें सर। अभी मैं एंड कर सकता हूँ ना, या फिर वो करेंगे एंड? जी सर, रिकॉर्डिंग पहले। सर रिकॉर्डिंग पहले बंद करके आप ही मीटिंग एंड कर सकते हैं। अच्छा।